नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। आइए अपने अब टॉपिक पर चलते हैं। अध्याय नंबर 8, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस चैप्टर में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। इसके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। और दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके गुरु चाणक्य थे। तो इसमें हम अशोक के बारे में देखेंगे। अनोखा सम्राट कैसा था ये भी देखेंगे, और उसने युद्ध का त्याग क्यों कर दिया ये हम देखेंगे। मौर्य साम्राज्य संस्थापक, इसके संस्थापक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सम्राट अशोक के दादा थे। दादा। और अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं तो 9027332273 पर PDF लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और उन्होंने कब शासन किया था? 2300 साल पहले। और ये किस पर शासन कर रहे थे? मगध पर। किस पर? मगध पर। चंद्रगुप्त से पहले उस पर किसका राज्य था? धनानंद का। जो नंद वंश का शासक था धनानंद, उसका मगध पर राज्य था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौटिल्य की सहायता से ही इनके कौटिल्य के कई नाम मिलते हैं। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये अपने समय के बहुत विद्वान व्यक्ति। इनसे ज़्यादा विद्वान मुझे लगता है आज तक कोई पैदा हुआ नहीं है। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मगध का शासक बना था। और इन्होंने, चाणक्य ने, एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। नाम तो यह है अर्थ, मतलब जैसे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, लेकिन ये राजनीति से संबंधित किताब है। और ये चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब है, जिसमें चाणक्य के विचार दिए गए हैं। इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग मतलब एक तरह से चैप्टर है। तो याद रखना है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा लिखी गई, जिसमें चाणक्य के विचार दिए गए हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। राजा तो और भी हुए हैं, क्योंकि इनका शासन बहुत लंबा चला था। पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसको हम महान सम्राट कहते हैं। उसके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार में और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का प्रथम शासक था, और मगध का भी प्रथम शासक था। जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। और इनका जो राज्य था वो 5 राज्यों में बटा था। जो मगध था मेन था, उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। एक की राजधानी उज्जैन थी, और एक की राजधानी तक्षशिला थी। ये प्रमुख नगर थे और राजधानियाँ भी थी। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में है वर्तमान में। उज्जैन कहाँ पर है? MP में। कहाँ पर? MP में। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मतलब उत्तर पश्चिम में, जैसे ये है, ये क्या है? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो यहाँ जाने के लिए। और मध्य एशिया, जैसे ये भारत है, और इधर जितने भी तान हैं, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, जिनके 6 देश हैं, वो मध्य एशिया में आते हैं। तो वहाँ जाने के लिए ये आने जाने का मार्ग था। और जो उज्जैन था, कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। उत्तरी भारत से दक्षिण भारत आने के रास्ते में पड़ता था। मतलब जब दक्षिण भारत की तरफ जाते थे तो हमें रास्ते में कहाँ पड़ता था? उज्जैन। ये बहुत प्रमुख नगर रहा था उस समय। साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य बड़ा होने के कारण कई राज्यों में बांटा गया था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा नियंत्रण था। सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मतलब जो पाटलिपुत्र था
उसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। सीधा नियंत्रण का मतलब था वहाँ से जो कर वगैरह इकट्ठा करना होता था वो सीधे सम्राट के आदेश पर इकट्ठा किया जाता था। वहाँ पर वो अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। याद रखना है, संदेश वाहक कौन थे? एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जो चाणक्य या विष्णुगुप्त थे वो जासूसों के पीछे भी जासूस लगाते थे। उनकी जासूस व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पर बहुत आसानी से राज्य किया था। अक्सर राजकुमारों को प्रांत का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। मतलब जो 5 राज्य थे वहाँ पर जो राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था वो किसको? राजकुमारों को, यानी कि सम्राट के बेटों को बनाकर भेजा जाता था। जैसे अशोक उज्जैन का गवर्नर था। जब बिंदुसार शासक था तो उस समय उज्जैन का गवर्नर कौन था? अशोक था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये पूछा गया है सवाल कि कंबल कहाँ के प्रसिद्ध थे, तो उत्तर पश्चिम के कंबल प्रसिद्ध थे और सोने और कीमती पत्थर दक्षिण के लिए, मतलब दक्षिण भारत में मिलते थे। कर्नाटक में सोने की खानें मिलती हैं। कर्नाटक कहाँ है? दक्षिण भारत में है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था ये देख लेते हैं। अशोक एक अनोखा अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के मतलब अशोक ने क्या किया कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी जो राजा की आज्ञा थी जगह जगह पर पत्थरों पर उनको खुदवा दिया ताकि उसकी बात सभी लोगों तक पहुंची जा सके, और उसको उन भाषाओं में खुदवाया जिसको लोग पढ़ सकते थे और मतलब उसको पढ़ना जानते थे। अगर कुछ लोग पढ़ना भी नहीं जानते थे तो जो लोग पढ़ना जानते थे वो उनको पढ़कर सुना दें ताकि राजा की बात आम जन तक पहुंचाई जा सके। इसलिए उसने पत्थरों पर शिलालेख, मतलब शिला मतलब पत्थर और लेख में उस पर लिखा हुआ संदेश उस पर खुदवा दिए थे, इसलिए उसको अनोखा सम्राट कहा जाता है। याद रखना है जो अभिलेख हैं वो किस में है? प्राकृत और देवनागरी लिपि में है। जैसे हमारी नागरी लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए, कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। ये भी पूछ लिया जाता है कि कलिंग कहाँ पर पड़ता है, तो उड़ीसा। याद रखना है उड़ीसा में है। कलिंग को जीतने के लिए 261 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा और जीत हासिल की, मतलब वो जीत गया था। तटीय राज्य था और वहाँ पर व्यापार करने, मतलब व्यापार की दृष्टि से उसको जीतना आवश्यक था। राजा बनने के 8 साल बाद इसको उसने जीता था। मतलब ये 269 BC में गद्दी पर बैठा था और 8 साल बाद कलिंग पर इसने आक्रमण किया था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ये आपको याद रखना है। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, धम्म जो है, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। मतलब धम्म, धर्म को प्राकृत भाषा में क्या लिखा जाता है? धम्म लिखा जाता है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो मतलब जो अशोक ने अपना धर्म चलाया था उसमें किसी आपको देवता की पूजा नहीं करनी है, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये करना है कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना है और कर्म ठीक करने हैं, सत्य बोलना है और दयालुता का भाव रखना है। जो इस तरीके से आपको ज़्यादा किसी से लड़ाई नहीं करनी है, सत्य का पालन करना, अहिंसा का, ये उसके धर्म में थे। आपको किसी की पूजा नहीं करनी है। और वे जो अशोक था वो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित था। ये कहा, मतलब ये माना जाता है कि बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था।
अशोक ने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। याद रखना है कि धम्म महामात कौन थे? वे अधिकारी थे जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश के स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए थे, जो मैंने आपको बताया था। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में है, सीरिया एशिया में है, ग्रीस यूरोप में है और श्रीलंका ये एशिया में ही है। अपने दूत भेजे थे ताकि धम्म के विचारों का प्रसारित किया जा सके। अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और गृह बनवाए थे। मतलब लोक कल्याणकारी अशोक ने बहुत सारे कार्य किए थे। बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ लेख के हिस्से को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। मैं आपको अभी इसकी चित्र भी दिखाऊंगा। रामपुरवा में मिले मौर्यकालीन स्तंभ, इस पर एक बैल है, बहुत सुंदर सा बैल है स्तंभ का, जिसे राष्ट्रपति भवन में अभी रखा गया है। सारनाथ, वाराणसी जिले में है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में 4 शेरों वाला एक विशाल स्तंभ अशोक द्वारा स्थापित करवाया गया था। आजकल हम जो नोटों में छपे देखते हैं वही ये 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ है। बहुत ही सुंदर बने हुए हैं ये। देखो ये 4 शेरों वाला स्तंभ शीर्ष है। हमको 3 शेर तो दिखाई देंगे। कितनी सुंदर आकृति में बना हुआ है। देखो ये इसके बाल हैं और बहुत ही सुंदर ये इनको हम नोटों पर देखते हैं। ये हमारा राजकीय चिन्ह भी है ना। ये उल्टा कमल स्तंभ के ऊपर का भाग है। ये कहाँ पर है? सारनाथ, वाराणसी में है। ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर इस मूर्ति और दूसरी मूर्ति जो ये देखिए उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर, इस मूर्ति को देखो। बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। जो मौर्यकालीन स्तंभ है, ये भी पूछ लिया जाता है कि बिहार का जो रामपुरवा स्तंभ है वो किस काल का था? तो किस काल का था? मौर्य काल का था। इसे कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। देखो कितना सुंदर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। तो ये मौर्यकालीन रामपुरवा में है। ये भी रामपुरवा उत्तर प्रदेश में ही है। और आप आगे देख सकते हैं, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये मैप है ना। मौर्य साम्राज्य इस युग में प्रमुख नगर और अभिलेखों प्राप्ति स्थल। ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर सब जगह क्या मिले हैं? अशोक के शिलालेख मिले हैं। जैसे लंपक है, कंधार है, मानसहेरा है, शाहबाजगढ़ी है, कालसी, मेरठ, टोपरा है ना, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया राज, सारनाथ में तो ये अभी मैंने दिखाया था जो 4 सिरों वाला स्तंभ है। रूपनाथ, सांची मध्य प्रदेश में है, पनगुरिया गिरनार गुजरात में है, सोपारा, सन्नाती, जौगढ़, कलिंग ये पूरा उड़ीसा वाला भाग है जो मैंने बताया था। उसको 261 ईसा पूर्व में यहाँ पर उसने आक्रमण किया था। मास्की कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, येरोगुडी है ना। ये यहाँ पर अशोक के स्तंभलेख पाए। स्तंभलेख, शिलालेख मतलब 3 तरह के लेख थे उसके, वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभलेख। तो यहाँ पर तीनों तरह के ये लेख पाए गए हैं। और ये महत्वपूर्ण नगर थे। उज्जैन महत्वपूर्ण नगर था उस समय, तक्षशिला था और कलिंग था, और पाटलिपुत्र जो मैन साम्राज्य की राजधानी थी। ये उस समय के महत्वपूर्ण नगर थे। तो आपको ये देख लेना है कौन कौन से स्टेट में उस समय रहे होंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि उसका अशोक का जो राज्य था वो कहाँ तक होगा। कंधार अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान भी किसके साम्राज्य का हिस्सा था?
अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। इससे यही पता चलता है क्योंकि वहाँ तक अपने साम्राज्य में ही इसने शिलालेखों को गढ़वाया होगा। ये महत्वपूर्ण नगर हो गए। और ये बंगाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।